फेमस होता है जी, और जी, ठीक है। पैराथायराइड होता है, इन्फीरियर पैराथायराइड थर्ड में जी, से। जी। जी, ये जी। जो होता है ये तो एंडोडर्म से होता है। जी, जी, ऐसे ही है। क्लेफ्ट, आर्च, पी से पाउच। क्लेफ्ट को ग्रूव भी कहते हैं, ठीक है? जल्दी से देख लो, मैं पहले ये बता दूँ। आप लोगों ने लगता है एम्ब्रियोलॉजी का नहीं लिया और एम्ब्रियोलॉजी की रिकॉर्डिंग भी नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो क्लेफ्ट में बेसिकली क्या है कि जो ये आपकी पाउच है ना, इसके अंदर ऐसे क्लेफ्ट्स होते हैं, ठीक है? और इंटरनली ये वाला आपका पाउच होता है। इधर आर्चेज़ होती हैं, ठीक है? क्लेफ्ट में आपके पास फर्स्ट क्लेफ्ट से क्या आता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब इधर से आती है। और क्या आता है? पिना वगैरह किधर से आता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब। चलो, अब मुझे बताओ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो सर्वाइकल साइनस था, ये कहाँ से आता है? बच्चों भूल गए हो? क्लेफ्ट से मैडम, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लेफ्ट से सर्वाइकल साइनस आता है। जी, जी, ठीक है। अब आर्च पे आ जाओ। ये बस यही डेवलपमेंट है, 5th 6th से कुछ नहीं आना। आर्च पे आ जाओ। आर्च में जो फर्स्ट है, वो है मैक्सिलरी। सेकंड है वो है मैक्सिलरी किसकी होती है और मैंडिबुलर किसकी होती है? ट्राइजेमिनल। थोड़ा-सा आपका फेशियल का भी पार्ट आता है। कौन-सा पार्ट आता है? वो कॉर्डा टेंडनाई। कॉर्डा टेंडनाई, ठीक है? कॉर्डा टेंडनाई, ठीक है? कॉर्डा टेंडनाई। मगर मेल मेल मेन का पूछेगा तो सिर्फ मैक्सिलरी फिर मैंडिबल साथ में कर सकते हो। अच्छा, इधर फेशियल सेकंड से, थर्ड से ग्लॉसोफेरेंजियल, फोर्थ से सुपीरियर लेरेंजियल, फिफ्थ सिक्स्थ से रिकरेंट लेरेंजियल। ये दोनों टेंस हैं। ये ग्लॉसोफेरेंजियल कौन सी है? 8th है, 9th है? नाइन। फेशियल 7, ट्राइजेमिनल 5। बच्चों इतना समझ लग गई? ठीक है, अब एमसीक्यू जोन से आते हैं। हम सिर्फ एमसीक्यू करते हैं। 4 और 5 पोस्टीरियर रिपीट करिए। 4 और 5 रिपीट करूं? वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व की टू ब्रांचेस हैं। एक है सुपीरियर लेरेंजियल, एक है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है? तो ये 10th वेगस जोन सी है, 4th और 5th, 6th, इट्स नॉट 5th, इट्स 6th, ठीक है? अब आर्टरी की बात कर लेते हैं। हाँ जी, इसके साथ कौन सी आर्टरी आएगी? मैडम फोर्थ से हाँ जी, नहीं, फर्स्ट है, फर्स्ट से। मैक्सिलरी आर्टरी, और सेकंड से? सेकंड से स्टेपीडियल। ठीक है, मैक्सिलरी और स्टेपिडियल। चलो, स्टेपिडियल। थर्ड से? मैडम इसमें इंटरनल कैरोटिड का प्रॉक्सिमल पार्ट। इसमें या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल नहीं मैडम, कैरोटिड ये आर्टरी? डॉक्टर ऐसा नहीं बताया था कि इसका भी प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। वो जो अच्छा, जो ठीक है। पहले पहले तो हमने ये पढ़ा था कि जो हम सिक्स से पढ़ते हैं ना, तो लेफ्ट जो पल्मोनरी है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट, लेकिन डॉक्टर ऐसा ने बताया था कि इसका जो होता है, इसका इंटरनल कैरोटिड का ये भी प्रॉक्सिमल है। अच्छा, ओके। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड। अच्छा, इसके बाद अगली बताओ मुझे कि वो कौन सी है आपकी? सिक्स, फिफ्थ, फोर्थ से कौन सी आएगी? मैडम सब क्लेवियन और राइट वाली वो जो है आर्च, राइट आर्च और सब क्लेवियन। अच्छा, एक सेकंड ठहरे। मुझे बताओ एम्ब्रियोलॉजी कहाँ की है? आप लोगों का ये थोड़ा सा आर्च पॉइंट ऑफ आर्च ऑफ अयोर्टा और राइट सब आता है। जो है और डक्टस आर्टीरियोसिस कहाँ से आएगी फिर? सिक्स है। सिक्स पे, ठीक है। 316 पे जाते हैं, एक मिनट, फिर हम वापस आते हैं। ये मुझे लगता है एमसीक्यू बहुत वीक है ये। अब बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे बाकी लोग, सिर्फ डॉक्टर यूसुफ ही कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिलरी, स्टेपीडियल, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसमें भी डॉक्टर एसएन ने कराया हुआ है आप लोगों को। प्रॉक्सिमल डॉक्टर यूसुफ जो कह रहे हैं पार्ट। फिर आपका राइट सब क्लेवियन, ठीक है? लेफ्ट नहीं कर देना। राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी का प्रॉक्सिमल डक्टस आर्टीरियोसिस, इसके साथ एमसीक्यू आता है, ठीक है? अभी जो हम थायराइड की डेवलपमेंट कर रहे थे ना, अच्छा अब मैं ये करा ही रही हूँ तो जल्दी जल्दी ये भी देख लो। स्टेपीज जो मेलियस और इनकस है ना, ये दो, ये आपकी फर्स्ट आर्च से,
जो सेकंड आर्च है वो आपका है स्टेपीज, इसीलिए स्टेपीडियल ब्रांच जो सी है या स्टेपीडियल आर्टरी वो आपके सेकंड में है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आपके पास लिगामेंट्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो एमसीक्यू पूछते हैं, तो ये स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट आपका किसका है, फर्स्ट आर्च का, ठीक है। जो आपका स्टाइलो हायोइड लिगामेंट, हायोइड बोन होती है C3 लेवल पे, तो उसे एक अब फेशियल से आपका आ रहा है स्टाइलो हायोइड लिगामेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आता है ये कि मेकल्स कार्टिलेज किसका रेमिनेंट है, हाँ जी किसका रेमिनेंट है, फर्स्ट का सेकंड का, फर्स्ट का हुआ मैडम। फर्स्ट का रेमिनेंट है आपका मेकल्स कार्टिलेज, ठीक है। फिर ये आपके पास जो मैं आपको हर दफा कहती हूँ कि FCPS के एग्जाम में सब उल्ट फुलट है, ठीक है, कि ऊपर वाला नीचे से नीचे वाला ऊपर से, तो सिर्फ बॉडी जोन सी है ना, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो किधर से आ रही है, हाइयोइड बोन की सेकंड से, लेकिन उसका जो आपका है ग्रेटर हॉर्न वो कहाँ से आ रहा है, बच्चों ये देखो ना क्या हो थर्ड गया है। से मैडम, थर्ड से। हाँ जी एक सेकेंड मैं दिखा भी दूँ ना, तो ये जो आपके पास है ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी सेकंड से, और जो उसका लेसर हॉर्न है, ग्रेटर हॉर्न नहीं लेसर हॉर्न, हाँ वो सही कह रहे हो आप, मैं असल ग्रेटर हॉर्न की बात कर रही हूँ, लेसर हॉर्न आपका आ रहा है सेकंड से, और ग्रेटर हॉर्न आपका आ रहा है, और जो लोअर बॉडी है वो कहाँ से आ रही है, थर्ड से आ रही है, ठीक है। तो ये चीज सेकंड से आपका ये आ रहा है और लेसर हॉर्न आ रहा है, थर्ड से आपका ये आ रहा है और ग्रेटर हॉर्न आ रहा है, ये बस इंपॉर्टेंट थे। और फिर वो पूछता है थायराइड या क्रिकॉइड, तो थायराइड इज ग्रेटर देन क्रिकॉइड फोर्थ से, ठीक है, बस ये मेन एमसीक्यूज हैं, ये याद कर लो, ठीक है। और वो सिर्फ ये पूछेगा कि फेशियल डिफेक्ट्स हैं तो किस आर्च का डिफेक्ट है, तो फर्स्ट आर्च का, क्योंकि मैक्सिलोफेशियल बोन्स की डेवलपमेंट उससे होती है। चलो अब हम वापस आते हैं, पेज था 170 हमारे पास ना, ओवरऑल हॉयड का भी पूछा गया, जिसमें ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं, सेकंड और थर्ड आर्च। हाइयोइड का, हाँ ओवरऑल भी दिया होता है कि पूरी बोन कहाँ से डेवलप करती है, तो वो लेसर हॉर्न, ग्रेटर हॉर्न, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, तो वो सारा आपका सेकंड और थर्ड से है, ठीक है, आर्ट से। चलो अब हम वापस आते हैं थायराइड की डेवलपमेंट। तो ये जो कह रहे थे कि जी आपका इधर से आते, नहीं ऐसा नहीं है, ये देखो ये जो आपके पास ब्रेंकियल आर्चेज है ना, ठीक है, यहाँ से नहीं है, ये देख रहे हो ये थायराइड ग्लैंड, ये सेंटर में पड़ा हुआ है, तो ये जो टंग है ना, टंग का पोस्टीरियर पार्ट, फोरामेन सीकम कहते हैं उसको, फोरामेन सीकम से एक्सटेंड करता है। अगर इस पाथ में कहीं पे, ठीक है, इसका कुछ भी लाइक डिफेक्ट होता है, तो फिर वो सिस्ट या थायरस डक्ट, ठीक है, ओपन रह जाती है, तो थायरस ग्लॉसल सिस्ट या डक्ट, इस तरह से फिर वो डिफेक्ट्स देता है, जो मिड लाइन स्वेलिंग वगैरह और इस तरह से सब होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोरामेन सीकम से, इधर से फिर वो नीचे को जाएगा, ठीक है, फिर ये सब खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ थायराइड रह जाएगा। तो थायराइड बेसिकली एंडोडर्मल सेल है, ठीक है, और फ्लोर ऑफ फेरिंक्स एरिया डेवलपिंग टंग। It begins as diverticulum at dorsum of the tongue between the tuberculum impar and hypobranchial eminence. Elongation of thyroid diverticulum to form thyroglossal duct. ठीक है, अगर ये रिमेन रहेगी तो फिर वही बात है कि आपको वो जो मिड लाइन स्वेलिंग आ जाती है, सिस्ट बन जाती है, ठीक है। फिर आप जो टंग वाला टेस्ट करते हो निकालने पे, हाँ जी मुझे बताओ टंग निकालने पे थायराइड मूव करता है या नहीं करता, बच्चों। अच्छा, और अल्टीमो ब्रिंकियल बॉडी जोन सी है वो क्या है कि गिव्स पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो बेसिकली जो आपका ये आर्चीज है ना ये वाले, तो थायराइड में आपके पास सी सेल्स होते हैं जो कैल्सिटोनिन रिलीज कर रहे होते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, पैराथायराइड बेसिकली आपकी थर्ड और फोर्थ पाउच से आ रहा होता है, थर्ड वाले से आपका सुपीरियर वाला, इंफीरियर वाला, और फोर्थ से आपका सुपीरियर वाला आता है, और फोर्थ से ही अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी है जो कि सी सेल्स पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो कि आपके थायराइड के अंदर बेसिकली ये कोलॉइड है, कोलॉइड के अंदर थायरोग्लोबुलिन, और साइड पे पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं जो कि कैल्सिटोनिन, सी सेल्स जिन्हें कहते हैं वो रिलीज करते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में भी कैल्सिटोनिन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर एंडोक्राइन ओरिजिन पूछा तो ये है आपका थर्ड और फोर्थ ब्रेंकियल, और जो डॉक्टर साहब कह रही थी ना थर्ड से आता है थायराइड, नहीं थर्ड से आपका थाइमस आता है, ठीक है, थाइमस, उसकी भी डॉर्सल डिवीजन, एक होती है वेंट्रल डिवीजन, एक होती है आपकी ये डॉर्सल डिवीजन, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। हो गया सारा ये क्लियर।
थायराइड की डेवलपमेंट होगी। अब थायराइड की डेवलपमेंट ये देखो, फिर ये इसके बाद ये जो है फोरामेन सीकम, ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी और थायराइड अपनी जगह पे आ जाएगा। थायराइड की नॉर्मल प्लेस क्या है? कौन सा ट्रेकियल रिंग के अगेंस्ट पड़ा होता है? सेकंड इस्थमस जोन सी है उसकी। एमसीक्यू कितनी दफा किए हैं? ये है इसकी इस्थमस, ये इस्थमस जो सेंट्रल पार्ट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हैं ट्रेकियल रिंग्स ये, ठीक है, ये वाले 2 और ये थर्ड और फोर्थ। फिर वर्टिब्री कहेगा, तो जहां से आपका वो आता है ना ब्रेकियल प्लेक्सस, C5 6 7 और T1, ठीक है, तो ये हो गया। नर्व बेसिकली इधर से जा रही होती है 8 7 6, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब कंप्रेस होगा तो क्या होगा, C5 और C6 के दरमियान कौन सा होगा? ये C6, C6 C7 के दरमियान C7, C7 और T1 के दरमियान कौन सा होगा? बच्चों सब मौजूद हो? यस मैम। अच्छा, एक एमसीक्यू पूछता है C5 और C6 में C6 होगी कंप्रेस। चलो अभी हम इसकी ब्लड सप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपर पार्ट ऑफ थायराइड है ये वाला, एक है लोअर पार्ट ऑफ द थायराइड। अपर पार्ट पे क्या सप्लाई है? अपर है ना, सुपीरियर है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर है तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी हमने पहले भी कहा कि अपर बॉर्डर ऑफ द जोन सा ये आपके पास थायराइड है ना, यहाँ पे आपके पास कॉमन कैरोटिड डिवाइड हो रही होती है एक्सटर्नल में और इंटरनल में। ये है एक्सटर्नल, ये है इंटरनल। एक्सटर्नल की एक ब्रांच है, ठीक है, ये वाली, जो कि आपके पास है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो एक्सटर्नल इज ब्रांच ऑफ सुपीरियर इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल जो कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। अब नीचे आ डॉक्टर जाओ, नम्रा वापस शुरू करें, शुरू से किधर थोड़ा से कंफ्यूजिंग है ये जो अभी किधर आप से? बता रही हैं ओके थायराइड ओके की। ओके बच्चों, चलो ये देखो, ये देखो आर्च ऑफ एयोर्टा देख रहे हो? जी ज्यादा शुरू यस से हाँ शुरू कर लेते हैं। चलो ये सब क्लेवियन, ठीक है। आर्च ऑफ एयोर्टा जो लेफ्ट साइड पे है ना, ठीक है, यहाँ से फिर डिसेंडिंग वाला, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाली है ना, वहां से डायरेक्टली लेफ्ट सब क्लेवियन और कॉमन कैरोटिड निकल आती है। एग्री करते हो? यस चलो अब ये जो लेफ्ट आपकी सब क्लेवियन है, ये वाली, इधर से एक आ रही है जिसे कहते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक, नजर आ रहा है? जी चलो थायरो सर्वाइकल ट्रंक ये थायराइड से जा रही है, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से ये आपको ब्रांच देगी जिसे हम कहते हैं इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये जो सी ब्रांच है ना, ये है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, दैट इज फ्रॉम, सॉरी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक ये वाला, दैट इज ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन, जो कि आ रही है आर्च ऑफ एयोर्टा से। अब समझ लगी? सो आर्च ऑफ एयोर्टा गिविंग थायरो सर्वाइकल ट्रंक गिविंग इंफीरियर थायराइड आर्टरी। हो गया? जी मैम। चलो अब इसी के साथ देख लो, ये जा रही है आपके पास, ये नजर आ रही है ये वाली, ये जो कि आपकी सब क्लेवियन के ऊपर से जा रही है, ये देखो, ये सब क्लेवियन के ऊपर से जा रही है। ये कौन सी है? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ओके। तो थायराइड के लेफ्ट साइड पे कौन सी पड़ी है नर्व इसके साथ? इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, नजर आ गई ना ये? इसमें कोई मसला, कोई परेशानी? हाँ मैम। ठीक है। अब राइट साइड पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, बट ये पीछे से जा रही है, नजर आ रही है? ये देखो, ये पीछे से जा रही है। दोनों में फर्क क्या है कि लेफ्ट साइड पे वो एंटीरियरली जा रही है, राइट साइड पे वो पोस्टीरियरली जा रही है। क्लियर? क्लियर बच्चों? लेफ्ट साइड पे वो एंटीरियर बिल्कुल सामने से जा रही है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और ठीक राइट है। साइड पे, राइट साइड पे ये देखो, ये पीछे से जा रही है, नजर आ रहा है ना? ये देखो, जी ये पीछे से जा रही है, ठीक है। चलो ये भी छोटी छोटी चीजें पूछता है वो, इसलिए मैं बता रही हूँ। चलो हमें अब ये पता लग गया कि जो लेफ्ट साइड पे है वो क्या है, राइट साइड पे नीचे वाले हिस्से में क्या है, ठीक है। अब ऊपर चले, ऊपर चलते हैं। अच्छा एक पॉइंट इधर रह गया,
ये जो सी राइट साइड पे आपके पास आर्च ऑफ एओर्टा, पहले इधर से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकलेगा, ये फिर आपको कॉमन कैरोटिड देगी और सब क्लेवियन देगी, ठीक है। उसी तरह सब क्लेवियन यहाँ से आपकी थायरोसर्वाइकल ट्रंक दे रहा है, जो इंफीरियर थायराइड दोनों साइड के अलग अलग है, ये थायराइड का राइट और लेफ्ट, तो इधर इधर वाली लेफ्ट साइड वाली, इधर राइट साइड वाली, ओके। चलो इधर से हो गया। अब ये जो कॉमन कैरोटिड है ये ऊपर जाएगी, अबव द लेवल ऑफ ये जो थायराइड है ना, ये यहाँ पे ये डिवाइड कर जाएगी एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड में, ओके समझ लग गई। एक्सटर्नल कैरोटिड जोन सी है ना, अब अपनी एक ब्रांच देगी जिसे कहते हैं कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी, दोनों साइड पे ये वाली, ठीक है। तो ये देखो सुपीरियर थायराइड आर्टरी ये वाली, ये आ रही है ये वाली, ये आ रही है आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड से, ये समझ लगी बच्चों। अब सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ यहाँ पे नर्व है, नीचे कौन सी थी इंफीरियर के साथ, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ऊपर जोन सी है। अब सुपीरियर थायराइड है तो सुपीरियर के साथ आपकी सुपीरियर लेरेंजियल नर्व या रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। ये देखो ये राइट वेगस है, मैंने कहा 10th नर्व की 2 ब्रांचेस हैं, एक है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, एक है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। तो सबसे पहले ये वेगस नर्व है, वेगस नर्व कौन सी थी 10th, ये ऊपर से आई, इसने सुपीरियर लेरेंजियल नर्व दी, ठीक है। फिर ये नीचे चली गई, इसने दिया रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ओके समझ लग गई इसका। मैडम ये सुपीरियर और एक्सटर्नल एक ही चीज है ना मैडम? हाँ जी, एक ही एक नाम ही है, चीज, ओके। एक ही चीज है। अच्छा जी, समझ लग गया सबको। जी बाज़ मैम। दफ़ा डॉक्टर यूसुफ इसको ना कहा गया होता है कि सुपीरियर इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व इज ब्रांच ऑफ वेगस, ठीक है, ऐसे भी दिया होता है, ठीक है। बट ज़्यादातर सुपीरियर या सुपीरियर नहीं यूज़ करता, फिर एक्सटर्नल करता है, अलग अलग आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा रिलेशन कर लेते हैं, देखो अब ये थायराइड पड़ा हुआ है आपके पास, ये थायराइड ग्लैंड पड़ा है, थायराइड ग्लैंड इज इनक्लोज्ड इन विच फेशिया, प्रीट्रैकियल फेशिया। आगे क्या पड़ा है ट्रैकिया, तो ये क्या हो गया प्रीट्रैकियल फेशिया। उससे आगे क्या पड़ा है एसोफेगस। इन दोनों के दरमियान कौन सी नर्व जा रही है, ये देखो ये बताओ, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पास कर रही होती है। ऑर्टनर सिंड्रोम कौन सा है आपका, जिसमें आपका राइट एट्रियम होता है लेफ्ट एट्रियम होता है, ऑर्टनर सिंड्रोम ही है ना, राइट एट्रियम कंप्रेस करता है एसोफेगस को, ट्रैकिया को, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को, तो आपको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और वो सब कुछ आ रहा होता है, ओके। चलो अब है ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम आपका बेस बना रहा है, तो बेस जो है वो कंप्रेस करेगा पीछे की तरफ, जिसमें आपका एसोफेगस और फिर रिकरेंट, और वो भी लेफ्ट साइड की रिकरेंट क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, हार्ट, तो वो और साथ में ट्रैकिया कंप्रेस होगा, ठीक है। तो ये डिस्पेजिया वो सारी चीजें इसके साथ आएंगी, साथ में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो इधर जो सी नर्व कंप्रेस होगी वो होगी एसोफेगस और ट्रैकिया के दरमियान आपकी कौन सी है, ये वाली रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया आपका मिड लाइन, इसका रिलेशन एसोफेगस ट्रैकिया रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब पोस्टीरियर की बात कर लेते हैं, पोस्टीरियर कौन सा पड़ा हुआ है, इधर आपके पास ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, अभी हमने पढ़ा एंडोक्राइन ओरिजिन कौन सा होता है, कौन सी पाउचेस से होता है, मैडम वो पैराथायराइड की बात कर रहे हाँ हो? जी पैराथायराइड। सुपीरियर कहाँ से आएगा, इंफीरियर कहाँ से आएगा, जो इन्फीरियर है वो थर्ड पाउच है, और जो फोर्थ से है वो उधर से सुपीरियर। हाँ जी, हालांकि 3 पहले आते सुपीरियर यहाँ से होना चाहिए बट ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये आपके पोस्टीरियर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसका एक रिलेशन है, सॉरी पोस्टीरियर यहाँ चला गया, पोस्टीरियर गलत बना दिया मैंने, पोस्टीरियर वर्टिब्री पड़ी हुई है ना, ठीक है। तो ये आपकी है इधर आपका ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है लैटरल। तो एंट्रोलैटरल किससे बन रहा है और पोस्ट्रोलैटरल किससे बन रहा है बताओ, एंट्रोलैटरल मसल नजर आ रहे हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड और ओमोहायोइड, ठीक है। तो मुझे बताओ ये स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड ये कहाँ से, इसका जो अगर नर्व सप्लाई पूछे तो कौन सी है, अंसा सर्विकैलिस। ये तो हाँ आंसर जी सर्वाइकलिस से निकल जी जी, ये होती है हाइपोग्लॉसल नर्व जो कि 12th है, जो कि आपके जीनियो हायोइड को देगा, टांग के मसल्स को देगा। फिर यहाँ से C1 डिवीजन है,
फिर यहाँ से C2 और C3 है, ठीक है। तो ये आपके स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड और ओमोहायोइड की एंटीरियर और पोस्टीरियर बेली, ठीक है। तो ये ओमोहायोइड भी लिखा हुआ है, ओके। चलो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। अब पोस्टीरियर लैटरल रिलेशन इंपॉर्टेंट ये है, वो देता किसका है, यहाँ आपको देता है ये एसोफेगस का, यहाँ देता है आपको ये ट्रेकिया का, ठीक है। यहाँ देता है आपको ये कैरोटिड शीथ। पोस्टीरियर रिलेशन है कैरोटिड शीथ। अब मेडिसिन वालों को इसका एमसीक्यू आते हैं कि कैरोटिड शीथ में क्या है, इट्स कंटेन कॉमन कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि जो आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड वो थायराइड से अबव डिवाइड करता है। इंटरनल जिगुलर वेन, बाज़ दफ़ा वो रिलेशन पूछता है कि नेक में इंटरनल जिगुलर कहाँ पड़ी है, बाहर आएगी तो कैरोटिड के साथ किसका क्या रिलेशन होगा। और वेगस नर्व, अभी हमने पढ़ा कि एसोफेगस उसके दरमियान कौन सी नर्व जा रही है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, जो कि ब्रांच है वेगस नर्व की, ठीक है, विद सिंपैथेटिक चेन बिहाइंड। तो वो कहते हैं कैरोटिड शेथ के साथ डैमेज क्या हो रहा है, तो सिंपैथेटिक चेन। तो एमसीक्यू ये भी आता है। बच्चों ये हो गया सारा। हाँ ना कर दोगे ना, थोड़ा टाइम बच जी जाएगा, मैडम। नहीं करोगे टाइम जाया होगा। चलो अब हम थायराइड जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो वो कहता है ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी किस नर्व के साथ है, एक्सटर्नल लेरेंजियल। लेरेंजियल, तो वो डैमेज होगी, ठीक है। जनरल कंसिडरेशन, इस्थमस कहाँ पे होता है, कौन से रिंग्स पे होता है, 2, सेकंड, थर्ड 3 एंड और फोर्थ। 4th पे। हाँ जी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और कौन से वर्टिब्री पे है, अच्छा जल्दी जल्दी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। 5, 6, 7 and T1. हाँ जी, एंड T1। चलो आगे चलो। थायराइड ग्लैंड इज इनक्लोज्ड बाय कौन सा फेशिया होता है, Pretracheal. प्रीट्रेकियल फेशिया, मैडम ठीक है। मैडम ये बीच में से C8 किधर चला जाता है? देखो वर्टिब्री की बात कर रहा है, वर्टिब्रीज कितनी है आपके, सर्वाइकल ओके कितनी है, ओके ओके 7 ठीक। है ना। मैंने इसलिए C8 उस वक्त भी बोला था, किसी ने जवाब नहीं दिया। जब आप ब्रेकियल प्लेक्सिस करते हो ना, तो नर्व जोन हैं वो तो आपकी C5, 6, 7, 8 और फिर T1 वो नर्व्स हैं, ठीक है, नर्व रूट्स हैं आपकी। चलो अच्छा जी, मुझे बताओ एक्सिलरी में मैडम कौन ये सा जो आपका, इसमें अक्सर जो एमसीक्यू दिया होता है इन्होंने, तो जो एसेसरी रिब्स का दिया होता है, तो वो उसमें T1 वो की सी, कंप्रेशन, हाँ T1 अगर ये ऑप्शन में ना हो फिर वो C7 जो है। नहीं समझ नहीं लगा। मैडम इन्होंने C7 C8 का भी ऑप्शन दिया होता है। हाँ लेकिन कॉम्प्रेस का बोल रहा होता है ना, वो T1 हाँ, कॉम्प्रेस हो रही होती अगर है। T1 का ना हो फिर C7 है। हाँ फिर C7 है। अगर नर्व की बात करेगी ना फिर C8 होगी या T1 होगी, ठीक है। बट अगर स्पाइन की बात करेगा, फिर अगर T1 स्पाइन नहीं दी हुई फिर C7 स्पाइन होगा। देखो समझो बात को, समझ लग रही है। Yes, ma'am. स्पाइन जी के लिए मैम। बात की हो फिर ये है, नर्व के लिए बात की हो फिर ये है, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों आगे करते हैं। तो मुझे बताओ एक्जिला में कौन सी थी, उसमें कौन सी थी, वर्टिब्रली, वर्टिब्रल जोन सा प्री वर्टिब्रल ट्रैकिया, जो प्री वर्टिब्रल फेशिया है, प्री वर्टिब्रल फेशिया वो किसको इनक्लोज करता है, Superior mediastinum axillary, I think. एक्सिलरी, ठीक है। चलो अब मुझे आगे ये बताओ कि कैरोटिड का भी कुछ था, चलो इनक्लोज्ड इन, वो कहते हैं ना कि आर्च ऑफ अयोर्टा के साथ वो मर्ज कर जाता है, वो किसका एमसीक्यू था, मैडम वो ये लेफ्ट रिकरेंट है। नहीं नहीं वो कुछ और है। चलो थायराइडेक्टमी, थायराइड सर्जरी, अपर लोब और डैमेजेस, ठीक है। तो अपर लोब पे एक्सटर्नल लेरेंजियल थायराइड, लोअर लोब पे रिकरेंट लेरेंजियल, ठीक है। अगर रिकरेंट नहीं है फिर वेगस की तरफ जाओगे, एक्सटर्नल ना पिक कर लेना, एक्सटर्नल नहीं है फिर रिकरेंट ना पकड़ लेना, एक्सटर्नल के साथ अगर नहीं दिया तो वेगस के साथ देगा। रिकरेंट कंफ्यूज करने के लिए, रिकरेंट ने नीचे ही रहना है, एक्सटर्नल ने ऊपर ही रहना है। हाँ मगर ये दोनों वेगस की ब्रांचेज हैं। अगर एक्सटर्नल नहीं दिया उसने रिकरेंट दिया तो वेगस पकड़ना सुपीरियर के लिए, अगर रिकरेंट लोअर के लिए नहीं दिया फिर वेगस पकड़ना इंफीरियर के लिए, एक्सटर्नल नहीं पकड़ना, नहीं पकड़ना, नहीं पकड़ना। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इज एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। अच्छा जी, जो आपके थायराइडेक्टमी में है ना, जो ऊपर वाली नर्व है वो आपकी जाएगी उसमें क्या कहते हैं थायराइडेक्टमी में, और जो लोअर वाली नर्व है जो कि आपकी है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व वो ट्रेकियोस्टमी में जाएगी। ट्रेकियोस्टमी का लेवल बताओ जल्दी से। हाँ जी C2, बच्चों, 3.
एडल्ट्स में C2 C3, बच्चों में C1 C2। और नंबर का बताओ। L5 L6 नहीं, पंचर की बात नहीं कर रही हूँ, वो मैं कह रही हूँ कि एंड्स कहाँ पे होती है। मैडम lower border एडल्ट of में L2 लोअर बॉर्डर ऑफ L1, हाँ जी, अबव ऑफ L2। चिल्ड्रन में लोअर ऑफ L2 lower border और of L2 जो L3 का अबव, ठीक है, चिल्ड्रन में। तो ट्रेकियोस्टमी में इससे ऑपोजिट है, ठीक है। जो एडल्ट है वो नीचे आ गए और चिल्ड्रन ऊपर चले गए, ठीक है। चलो, अच्छा जी, वो कहता है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी रिलेटेड टू एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व विच सप्लाइज, हाँ जी, ये मुझे बताओ। पोस्टीरियर क्रिकोथायरॉइड मसल ऑफ लैरिंक्स, वो क्या निमोनिक था? सुपीरियर स्प्लाइस सी क्रिकोथायरॉइड स्कार, मसल, हाँ जी, स्कार एंड रेस्ट ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। तो ये चीज, तो इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, जो कि आपके पास थायराइडेक्टमी में डैमेज होगी। एंड एसोफेगस एंड इट्स मोस्ट कॉमन इंजरी इन ट्रेकियोस्टमी डन एट सेकंड ट्रेकियल रिंग बाय पुलिंग द isthmus। तो सेकंड ट्रेकियल रिंग की बात हो रही मैम, है, ये रिंग्स हैं, हाँ जी। ये जो स्कार का ए आ रहा है इससे क्या बनता था, मुझे भूल गया, बता Rest दें प्लीज। all muscles are supplied by recurrent laryngeal nerve except ओके मैम। of sternum, हाँ जी। अच्छा ये बताओ, ये ट्रेकियल रिंग्स की बात कर रहे हैं, ये जो हमने ट्रेकियल रिंग्स की है ना, ये वाले, ये 1 2 3 यहाँ पे आप करोगे, ये वाले पॉइंट पे। इट्स नॉट C1 2 3, ये ट्रेकियल रिंग्स है, ठीक है। ट्रेकियल रिंग 1 रिंग 3, ठीक है। चलो, इसके बाद आपका आता है इंटरनल लेरेंजियल नर्व पास थ्रू थायराइड एंड हाइओइड, ठीक है। इंटरनल लेरेंजियल नर्व, थायराइड और हाइओइड किधर पड़ा है देखो। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले कौन सा आएगा, ये हाइओइड है। हाइओइड का लेवल क्या है, C3। थायराइड का क्या है, C4। नीचे क्रीकॉइड है, क्रीकॉइड दिखाया हुआ है इधर, इस लेवल पे क्रीकॉइड आता है। क्रीकॉइड किस लेवल पे है, C6, ठीक है। तो वो कहता है कि जो आपका है इंटरनल लेरेंजियल नर्व, वो कहाँ से, थायराइड और हाइओइड से पास कर रही है। तो ये आपके पास ये इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ये देख रहे हो, इंटरनल लेरेंजियल नर्व। तो ये आपको इधर बना के दी हुई है उसने, इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ये जा रही है, जो किधर जा रही है, ऊपर हाइओइड बोन है, नीचे थायराइड बोन है, नजर आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ, ये लेसर हॉर्न है, ये किस आर्ट से आ रहा है, सेकंड से थर्ड से? थर्ड से मैडम। लेसर हॉर्न और अपर पार्ट ऑफ बॉडी किससे आएगी, और ग्रेटर हॉर्न और लोअर पार्ट कहाँ से आएगी? सेकंड से मैडम, ये उल्टा था उसमें। क्या? मैडम जो सेकंड से है वो लेसर हॉर्न का होगा ना। और अपर बॉडी होगी, और लोअर बॉडी और ग्रेटर हॉर्न थर्ड से होगा, ठीक थर्ड है। से। चलो, अच्छा तो वो कहते हैं कि इंटरनल लेरेंजियल आर्टरी का नर्व कहाँ से है आपका, ये हाइओइड बोन, और ये जो थायराइड है ना, इसके दरमियान है, ठीक है। अभी लेवल भूलेगा तो नहीं। चलो, एम्ब्रियोलॉजी, थायराइड ग्लैंड इज derived फ्रॉम एंडोडर्म, थाइमस एंड इंफीरियर पैराथायराइड फ्रॉम थर्ड पाउच, ठीक है। तो सुपीरियर एंड थायराइड और अल्टीमो ब्रैंकियल जिससे पैराफोलिकुलर टी सेल्स है, फोर्थ पाउच से। ड्रेनेज, थायराइड ग्लैंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, डीप सर्वाइकल lymph nodes and occupied by pretracheal fascia. Inferior thyroid vein drain into brachiocephalic trunk. Superior and middle thyroid vein drain into internal jugular। ये देखो, ये है जी आपकी इंटरनल जगलर, ठीक है। हमने भी पढ़ा ना कि ये इंटरनल जगलर में करोटेड शीथ में कंटेंट है, ये देखो, ये इंटरनल जगलर वेन, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर और मिडिल पार्ट ने ड्रेन करना है, ठीक है। तो ये जो मिडल थायराइड आर्टरी है और जो ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, ये आ रही है, ठीक है। ये दोनों ड्रेन कर रही हैं आपकी इंटरनल जगलर में। जबकि जो आपकी ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, ये वाली, ये देखो, ये इंटरनल जगलर थी, ये यहाँ पे नहीं करी, ये कहाँ करी है, ये क्या बन रहा है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये कि जो आपकी है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये किस तरह बन रहा है, बाय द यूनियन ऑफ
इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक। समझ लग गई? यस मैम। बिहाइंड मेन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नाई, ठीक है, ये जो मेन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट होता है ना, ये इसके पीछे आपका ये देखो, ये बन रहा है ब्रेकियोस्फेलिक, जो उनसे राइट ब्रेकियोस्फेलिक वेन मेन, ठीक है, इसके अंदर सबक्लेवियन और इंटरनल जगलर दोनों मिलकर ड्रेन करिए। नेक ऑफ पेंक्रियास के पीछे क्या बन रहा है? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। किस तरह? किस तरह? मैडम वो सुपीरियर और जो वो राइट। स्प्लीनिक वेन। जी नो नो मैम, नो राइट, स्प्लीनिक स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक। ठीक है। थोरेसिक डक्ट किस तरह बन रही है? मैडम जो लेफ्ट सब क्लेवियन और वो जो है कॉमन कैरोटिड जो है उनसे बनती है, उसके जंक्शन पे। लेफ्ट सबक्लेवियन और इंटरनल जगलर नहीं था वो? जी मैम, जी मैम। इंटरनल जगलर वेन, ठीक है, ये दोनों थोरेसिक डक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सबक्लेवियन और जो सा आपका ये है राइट इंटरजगलर वेन्स, ठीक है, तो ये थोरेसिक डक्ट इससे बनता है। और ये देखो यही पॉइंट्स हैं लेफ्ट मैम सबक्लेवियन थोरेसिक और डक्ट ड्रेन करता है कि बनता है? थोरेसिक डक्ट ड्रेन ड्रेन नहीं करता है, करता? ड्रेन करता है। ड्रेन करता है, ड्रेन करता है, ठीक है, इन दोनों से, ठीक है, क्योंकि इधर ही आपका थोरेसिक डक्ट पड़ा होता है, ठीक है। ये दो दो पॉइंट्स जो उनसे मिलने वाले हैं, ये उसका बता रही हूँ। ड्रेन इधर करेगा, इधर ये दोनों ड्रेन करेंगे थोरेसिक डक्ट में। और जो आपका बनना है वो है राइट ब्रेकियोस्फेलिक और लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपके, ये वाले जो ऊपर बताए। थायराइड ग्लैंड ड्रेन्स डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, इंफीरियर वाली जोन से ब्रेकियोस्फेलिक वेन में और सुपीरियर मिडल वाली इंटरनल जगुलर वेन में। लैंडमार्क ऑफ थायराइड ग्लैंड लेवल C5 to T1, ठीक है। इसके बाद आगे चलो तो ये है हमारे पास इन पार्शियल थायराइडेक्टमी, पोस्टीरियर थायराइडेक्टमी डन, ठीक है। पार्शियल थायराइडेक्टमी में पोस्टीरियर थायराइडेक्टमी डन केयरफुली बिकॉज ऑफ तो प्रिजर्व क्या करना है? पैराथायराइड ग्लैंड। इंजरी थायराइडेक्टमी, तो थायराइडेक्टमी में एक्सटर्नल, और जो ट्रेकियोस्टमी में कौन सी थी? Recurrent laryngeal nerve. रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है, नीचे वाली। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अगर ये नहीं तो वेगस। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व पासेस बिटवीन, अभी हमने किया सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, हायोइड एंड अपर बॉडी ऑफ बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। दूसरी चीज सुपीरियर लेरेंजियल नर्व के साथ उसने अभी कौन सा बताया था? इंटरनल लेरेंजियल, ठीक है, बिटवीन हायोइड एंड अपर, ठीक है, और इंटरनल लेरेंजियल भी, जो हमने ये किया, ये, ठीक है। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी एंड इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ठीक है। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी की बात कर रहा है और इंटरनल लेरेंजियल नर्व पास बिटवीन थायराइड एंड हायोइड, ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा है। तो इसके बाद नर्व सप्लाई टू ट्रैकिया इज बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ट्रैकिया की बात कर रहा है, ठीक है। एक जगह पे वो सेंसरी सप्लाई भी पूछता है, वो किससे होगी? सेंसरी भी रिकरेंट लेरेंजियल से है, ठीक है। इस्थमस ऑफ थायराइड एट लेवल ऑफ 2, 3, 4 रिंग, ठीक है। 10 डेज आफ्टर थायराइडेक्टमी, ठीक है, पेशेंट को स्पाज्म हो गया, क्या हो गया उसको? टेटनी क्यों डेवलप हुई है? मैडम वो क्योंकि पैराथायराइड पैराथायराइड हार्मोन इंजर्ड Parathyroid हुआ damage होगा। हो गया है now. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड इज स्पेयर्ड इन थायराइड सर्जरी टू स्पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? पैराथायराइड ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी। हाँ जी, ट्रेकियोस्टमी में मुझे बताओ कौन सी नर्व जाएगी? रिकरेंट रिकरेंट लेरेंजियल। लेरेंजियल। Recurrent ठीक है, laryngeal. ओके। ट्रेकियोस्टमी इंक्रीज ब्लीडिंग इज ड्यू टू इंजरी टू एंटीरियर जगुलर वेन। ट्रेकियोस्टमी में कौन सी है? एंटीरियर जगुलर वेन, इंटरनल जगुलर नहीं, एंटीरियर जगुलर वेन, ठीक है। ये देख रहे हो? एंटीरियर जगुलर वेन, यस ठीक है। मैम। तो ये ट्रैकियल रिंग्स होते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए ट्रेकियोस्टमी में एंटीरियर जगुलर वेन। बच्चों ये देखो, मैं हकीकत बताऊं, इतना कोई पका पका के नहीं खिलाता आपको कि एक एक पिक्चर के साथ आपको एक एक पॉइंट कराए, ठीक है। आपको बस चलो जी पॉइंट पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये आते ये आते ये आते, कॉन्सेप्ट्स करा दिए, पढ़ा दिया, ठीक है। बट पिक्चर्स के साथ एक एक चीज विजुअलाइज कराना, विजुअल मेमोरी बनाना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, उसको आपको वो कराना, क्या कहते हैं, एज्यूम कराना कि भाई ये आपका ट्रैकिया पड़ा है इस तरह। तो ये सर्जरी, मेडिसिन, और ये मेडिसिन वालों को लगता है कि ये स्पेयर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये चीजें जरूरी हैं उनके लिए भी। स्ट्रक्चर विच इज मीडियल टू थायराइड, तो मीडियल में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के अलावा कौन कौन से बताए थे मैंने? जल्दी बताओ।
मेरे लिखने की स्पीड ज़्यादा है, आपके बोलने का मुझे नहीं तब तक रिस्पॉन्स आता। पोस्टीरियर लेटरल आपने बताया था कि एक कैरोटिड शीट है और सिंपैथेटिक चेन। मुझे लगता है मेरे जोन से ना मीडियल जेनिकुलेट वो सारे खराब हो गए हैं। मीडियल जेनिकुलेट किस लिए था? फॉर आइज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी और म्यूजिक मीडियल। जी मैडम हमने जो लेटरल हाँ होता जी, हाँ है जी, लाइट से, जो मीडियल होता है म्यूजिक से, जी जी मीडियल जो ओके उसमें हियरिंग में, बाकी उसमें विजन में। जी जी। अब मुझे बताओ ये जो आपका है विजन पाथवे, विजुअल पाथवे, उसमें एक एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस होता है और दूसरा कौन सा होता है? लैटरल जेनिकुलेट बॉडी नहीं होती उधर? जी होती है मैडम। ठीक है, चलो आपने तो म्यूजिक और इससे याद रखा है ना, मगर मैंने इस तरह। अच्छा, सुपीरियर ऑलिवरी और इन्फीरियर ऑलिवरी इनमें क्या था? सुपीरियर में विजन थी मैम और इंफीरियर में हियरिंग थी। अच्छा, सुपीरियर में आप कह रहे हो विजन है, इन्फीरियर में आपकी है हियरिंग है। ठीक है, आई ऊपर है और कान नीचे ऐसे। यस। तो कल जब हम एमसीक्यू कर रहे थे उसमें सुपीरियर ऑलिवरी हियरिंग के साथ क्यों था? वैसे कॉन्सेप्ट तो यही है कि ये विजन के लिए ये है और हियरिंग के लिए ये है। सब एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से? जी मैडम ठीक है। ठीक है, ओके। चले जी आगे चलते हैं हम। अभी तो surgeon operated lady and enlarged thyroid ligated and superior and inferior thyroid arteries are close to pole as possible. After 2 weeks she presents with persisting hoarseness. ठीक है, क्यों? recurrent laryngeal nerve. recurrent laryngeal nerve arrives from which pouch? Sixth. ठीक है, सुपीरियर फोर्थ। ठीक है, फोर्थ के साथ कौन सा था? सबक्लेवियन थी, डक्टस आर्टीरियोसिस था, या वो था कॉमन कैरोटिड? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। सब क्लेवियन मैडम। पाओ वो जो डक्टस तो है वो तो 6 से बनता है। बाकी जी जितने भी आपने ऑप्शन बताया वही सब क्लेवियन फोर्थ से बनता है। जी जी। कॉमन कैरोटिड जो है वो तो थर्ड से बनता है। कॉमन कैरोटिड उसका आपने प्रॉक्सिमल का वो बनता है आपका थर्ड से। और इसमें भी वो प्रॉक्सिमल पोर्शन था किसका भला? ये आर्च ऑफ एओर्टा से रिलेटेड था ना। अच्छा चलो, सर्जरी ऑफ लोअर पोल ऑफ थायराइड में डैमेज विच नर्व विल बी डैमेज ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ इंफीरियर थायराइड के साथ रिकरेंट। ठीक है, फिर उसके बाद इंजर ड्यूरिंग सर्जरी अपर लोब तो एक्सटर्नल लेरेंजियल। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ तो नर्व पहुंचे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। फिर उसने कहा कि सर्जन है लोअर पोल थायराइड तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। एक सेकंड है मेरी चार्जिंग। अच्छा, तो इसके बाद अब आप आ जाओ हमारे। हाँ, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ कौन सी जाती है? सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी अभी हमने बताया बिटवीन हायोइड एंड थायराइड। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी एंड इंटरनल लेरेंजियल नर्व, हायोइड और नीचे थायराइड के दरमियान ये दोनों चीजें जा रही हैं। ठीक है बच्चों, ये एमसीक्यू आता है, सर्जरी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियोलॉजी के लिए भी। ठीक है, अच्छा जी चलो। रिमेंबर सुपीरियर थायराइड आर्टरी एक्सटर्नल लेरेंजियल की है। थायराइड इज इन्वेस्टेड इन प्रीट्रेकल फेशिया। थायराइड मूव डिग्लूटेशन ग्लूटिनेशन एज इंक्लोज इन प्रीट्रेकल फेशिया। तो जो मैं कह रही थी टंग प्रोट्रूजन से आपका बाहर आएगा वो थायराइड के साथ होगा, क्योंकि प्रीट्रेकल फेशिया के साथ अटैच्ड होता है। जो नहीं करेगा वो आपकी वो होगी थायरोग्लॉसल सिस्ट वगैरह। अच्छा, जो मिड लाइन स्वेलिंग मोस्ट कॉमन है वो कौन सी है? थायरोग्लॉसल सिस्ट, क्लेफ्ट लिप? सिस मैडम बच्चों में जो होती है वो नहीं थायरोग्लॉसिस बच्चों नहीं, आप ओवरऑल बताओ। सिस्ट। सिस नहीं होती। नो, क्लेफ्ट आएगा। ठीक है, इसके साथ आपका सीपीएसपी की जोन सी की है ना वो आपकी वो होगी क्लेफ्ट होगी। ठीक है, ये चीज याद रखो। सबसे मिड लाइन कॉमन थायराइड का क्लेफ्ट होता है। बच्चों होगा, मैं सीपीएसपी की बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके। मैम सर ये क्वेश्चन रिपीट करें आप। मिड लाइन स्वेलिंग मोस्ट कॉमन। ठीक है, आईएसएस से सीपीएसपी क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमन मिड लाइन स्वेलिंग कौन सी होगी, तो उसमें क्लेफ्ट है आपका। ठीक है, क्लेफ्ट लिप। ओके, एक जी रैंडम सर। क्वेश्चन
हाँ, ये रैंडम क्वेश्चन है, इसके सीरीज में है किधर? अच्छा, मैंने कभी आज तक नहीं देखा, बट जब मैंने पढ़ा था तो मुझे मेरे पढ़ाने वालों ने बताया था। सुपीरियर थायराइड आर्टरी एक्सटर्नल लारेंजियल नर्व, थायराइड इज इन्फेस्टेड इन प्रीट्रैकियल फेशिया। अच्छा, ये हो गया। इंफीरियर इन्फेक्शन इन डीप इन्वेस्टिंग लेयर एंड प्रीट्रैकियल लेयर विल स्प्रेड टू, क्यों भला? ट्रैकिया किधर पड़ा होता है? सामने, तो एंटीरियर मीडियस्टेनम। अच्छा, जो स्वेलिंग ऑफ नेक मूव विद swelling इन्फेक्शन इज प्रीट्रैकियल फेशिया। मुझे ये बताओ कि जो पोस्टीरियर जो है वो किधर जाएगा? सुपीरियर जो पैरावर्टिब्रल है वो सुपीरियर जाएगा, तो प्री ट्रेकियल है वो एंटीरियर जाएगा। हाँ जी, जो प्री वर्टिब्रल जोन सा है आपका फेशिया, वो सुपीरियर जो आपका है मीडियस्टेनम में, और जो प्री ट्रेकियल है वो एंटीरियर में जाएगा। ठीक है, एंटीरियर में, जिधर क्या पड़ा है? थाइमस। सुपीरियर में क्या पड़ा है? आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, मिडल में क्या पड़ा है? हार्ट। ठीक है, पोस्टीरियर में क्या पड़ा है? डिसेंडिंग आयोर्टा। thoracic डक्ट भी यहीं से गुजर रही होती है। चलो, inferior thyroid vein drains into brachiocephalic vein, हमने भी किया। superior middle internal jugular vein। चलो, ये वाले पॉइंट्स हो गए। अभी हमने कितने पेपर्स कर लिए हैं? तकरीबन 2 पेजेस ये किए हैं, और ऑलमोस्ट 3 पेपर्स। ठीक है, और ये चौथा पेपर। 10 करने हैं आज। अच्छा बच्चों, ये बताओ, ये रिफ्लेक्सेस का बताओ, आते हैं रिफ्लेक्सेस? मुझे ये बताओ कि जो 1 2 बकल माई शू 3 4 वो सारी कहानी पता है या नहीं पता? जी मैडम, पता है। चलो, जो बिग टो है, इधर से आपकी नर्व, आर्टरी, आर्टरी छोड़ो, वेन बताओ, नर्व और वेन और डर्माटोन और लिम्फेटिक। ये है मीडियल, ये है लैटरल। इधर भी बताओ जी, जल्दी बताओ। मैडम, जो आर्टरी है वो तो ग्रेड्स है, और सेफनस नर्व है, और लेटरल साइड पे S1 उसका वो है, डर्माटोम है, और उधर सूरल नर्व है, और स्मॉल सेफनस वेन है। और जो बिग टो है मैडम, उसको मीडियल जो है वो दो वर्टिकल, हमने पढ़े वर्टिकल, थे, एक वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल पढ़े थे। जी मैम, हाँ, और इधर? वही एरिया जो लेटरल साइड है उसको पोप्लिटियल एरिया में डेंग करता है। ठीक है, पॉप्लिटियल जो लिम्फेटिक है आपका मीडियल का, वो है वर्टिकल, इनग्वाइनल, सुपरफिशियल वाले। ठीक है, और स्मॉल ग्रेट सेफनस वेन के साथ सुरल नर्व, सॉरी, द सेफनस नर्व जा रही होती है। L4 डर्माटोम है, S1 है, सुरल नर्व है, स्मॉल सेफनस वेन है। अच्छा चलो, अब थोड़ा सा हम ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब आप ऊपर आ जाओ। लेट्स गो। थोड़ी लेग गंदी बना रही हूँ, मगर चलो। तो इधर आपका ये एंकल जर्क, एंकल वाला किससे होगा रिफ्लेक्स? S1 से मैडम। हाँ, आप नी पे आ जाओ, ऊपर, नी। नी में हूँ मैडम, L3। L3 L4 1 2 बकल माई शू 3 4 जो था किक द डोर, तो आप किक किससे करते हो? लात से करते हो। अच्छा मुझे बताओ, लेटरल जो आपका साइड है, जो आपका नी जॉइंट है, उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है? वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस? लेटरलिस्ट। स्टेबिलिटी जो करता है लेटरलिस करता है। लेटरलिस। ठीक है। अच्छा चलो, अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका ये वाला इंग्वाइनल रीजन, ये वाला। ठीक है, पीनस और वो सब कुछ, तो क्रीमास्टेरिक रिफ्लेक्स है इधर। अब क्या होगा इधर? मैडम, क्वेश्चन का गिफ्ट समझ नहीं आया। गिफ्ट वाला। हाँ जो जी, मुझे अफरेंट बताया है फिर वो से ना। फेमोरल, और इलियो इंग्वाइनल जो इफरेंट है वो जेनिटल ब्रांच ऑफ जी, efferent जेनिटोफेमोरल। is by genital branch of genitofemoral, और afferent is by in ilioinguinal Ilion-inguinal और femoral branch of family। femoral genitofemoral। branch of फेमोरल ब्रांच genitofemoral। ठीक है, जेनिटोफेमोरल। अब मुझे बताओ, ये जो आई है, ये किसकी डिस्ट्रीब्यूशन है? ये कौन सी नर्व है? हाइपोग्लास्टिक वो गैस्ट्रिक प्लेक्सिस की। ठीक है, वो ठीक है, ये किधर से आ रही है? कौन से सेगमेंट से आ रही है? L2। L1। ठीक है, L1। मुझे एक बात बताओ, L1 L2 बेसिकली, लेकिन L1 L2 इलियन इंग्वाइनल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे कि जो आपके एब्डोमेन के मसल्स हैं, उसमें एक होता है
रेक्टस एब्डोमिनस, एक होता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। इसकी क्या है नर्व सप्लाई और इसकी क्या है? हाँ जी बच्चों जल्दी बताओ। लिख दिया, लिख के बता दो क्या लिखा है मैंने। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की मैम आपने लिखी है लोअर 6 जो है सबकोस्टल इंटरकोस्टल, नर्व, इंटरकोस्टल हाँ साथ में सबकोस्टल, इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल नर्व लियो और इंग्वाइनल L1 और ये जो L1 हाँ L1। इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। अब ये बताओ ये L1 एरिया जो सा अभी हमने इधर भी पढ़ा इलियो इंग्वाइनल वाली कि ये आपकी कर रही है जाकर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है कि इलियो इंग्वाइनल है, ये बताओ इसमें इफ ये में इलियो हाइपोगैस्ट्रिक होगी मैम। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक तो नीचे नहीं हो गई, इलियो इंग्वाइनल होगी, इधर इंग्वाइनल इंग्वाइनल एरिया है, को कर रहे हैं ना नीचे वाले इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है। बच्चों। ये देखो मैं तो 1 मिनट ठहर जाओ, सब्र करो। ये आपका अम्बलाइकस है, ये जो ऊपर आ रही है ना जो इधर सप्लाई कर रही है आपकी उधर जो मीडियल 1/3 मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 जो आपका ये पॉइंट है मैकबर्नीस, यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक है। इलियो इंग्वाइनल, हाइपोगैस्ट्रिक है। हाँ इंग्वाइनल वाली जोन सी है आपकी, ये इंग्वाइनल केनाल से नीचे चली जाएगी ठीक है। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ना ये तो ये नीचे जो जा रही है इलियो इंग्वाइनल ये है ये। इंग्वाइनल यही तो मसला हो जाता है। इफ याद है, इफ में ये नहीं याद आई इंग्वाइनल थी या हाइपोगैस्ट्रिक थी, उधर कंफ्यूज हो गए। तो उसने यही करना है फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल प्लस इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल प्लस इलियो इंग्वाइनल, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल प्लस यही दोनों ऑप्शन, सब में कंफ्यूजन, चारों की चारों मैम प्लीज। ये क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स के लिए मैम। हाँ जी क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स के लिए इतनी सारी कहानी मैंने इसलिए जोड़ी, ये मसल भी हो गया, ये मसल भी हो गया और आपका क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स भी हो गया। तो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स फिर किससे हो गया L1 L2, ठीक है L1 L2। तो इसलिए ये लेवल याद कराया मैंने, ठीक है। तो इधर हो गया आपका लेवल L1 L2, ये हो गया आपका लोअर लिम्ब के सारे रिफ्लेक्सेस कंप्लीट क्लियर। किसी का कुछ मैम रहता है? रेक्टस एब्डोमिनस की आपने लोअर 6 बताई है और ट्रांसवर्स की लोअर 6 प्लस L1 इलियो इंग्वाइनल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक भी आएगा इसमें, ठीक है ओके। चलो एक्लिस टेंडन हो गया, प्लांटर पेटालर या नी रिफ्लेक्स हो गया, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स हो गया। अब बाइसेप और ट्राइसेप में आपने अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक याद रखना है, ठीक है। बाइसेप में जिसको ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें C5 C6 जो आपका ब्रेकियल प्लेक्सस का अपर वाला ट्रंक है, और ट्राइसेप में T1 को छोड़ के बाकी आपका C7 C8। बच्चों ये क्लियर हो गया? मैडम अगर मेनली सिर्फ एक पूछा जाए तो बाइसेप का C6 होगा ना, और ट्राइसेप का C7। अच्छा क्या नाम है डॉक्टर यूसुफ है ये? जी मैम। डॉक्टर यूसुफ वैसे मेन कब इन्होंने पूछा है? मैंने नहीं कोई की देखी इसलिए मुझे इसका वैसे आइडिया नहीं है, ओके मैम। क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं है। हाँ मेन में वो L4 L3 जरूर पूछता है, मगर उसमें उसने ऑप्शन में फिर ना दोनों में से एक दिया होता है L3 या L4। अच्छा चलो L4 L5 वीकनेस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन डिफिकल्ट इन हील, ठीक है। देखो L5 मुझे बताओ L4 L5 हमने अभी किसका किया है? LP। LP के लिए चल लेवल है। डॉर्सीफ्लेक्शन क्यों मुश्किल हो रहा है उसका? डॉर्सीफ्लेक्शन किसका काम है? टीबीएल नर्व। कॉमन ये किसने पेरोनियल। जवाब दिया? ये किसने जवाब दिया TBL? नहीं कॉमन प्रोनियल आज कॉमन अपनी प्रोनियल। नजर उतारे वो बंदा, ठीक है। PED, ठीक है, कॉमन पेरोनियल डॉर्सिफ्लेक्शन करती है, ठीक है। तो ये जो सा आपका यहाँ पे L4 और L5 है, तो ये कॉमन पेरोनियल यहाँ से आती है एंटीरियर चली जाएगी डीप और सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है। तो इसके साथ जो सा L4 ये वाली डर्माटोम है, L5 ये वाली, ठीक है। L4 ये वाली है और फिर यहाँ पे सारा ये L5 आएगा ऐसे। तो ये जो एंटीरियर को कर रहा है वो L4 L5, तो डॉर्सिफ्लेक्शन की वीकनेस हो जाएगी एंड डिफिकल्ट इन हील वॉकिंग। तो हील वॉकिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी। हील वॉकिंग क्यों है वो नहीं पता, बट ये चीज कंफर्म है कि L4 इधर जो लेटरल एस्पेक्ट को करती है यहाँ तक, फिर बाकी L5 आती है ऐसे, ठीक है डर्माटोम। अच्छा फिर L5 और S1, तो अभी लेटरल साइड पे खुद सोचो। वीकनेस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन जो कि TBL का है, डिफिकल्टी इन टो वॉकिंग। टो वॉकिंग क्यों होगी?
डिक्रीज एक्लेस रिफ्लेक्स। चलो भाई ये देखो, उसने यहाँ पे हालांकि आपको एंकल वॉकिंग का कहा है, ये मीडियल साइड पे तो टो होना चाहिए था, बट जब एंकल की बात की है तो उसने फिर आपको बात कर दी टो का, ऑपोजिट हो गया ना, मतलब समझ लग रही है बात की कि वैसे तो आपका जो ये वाला L4 और L5 डिस्ट्रीब्यूशन में टो वॉकिंग डिफिकल्ट होना चाहिए, लेकिन नी वॉकिंग डिफिकल्ट है, और एंकल में आपका एंकल वॉकिंग डिफिकल्ट होना चाहिए, उसमें टो वॉकिंग का है, तो ऑपोजिट हो गया। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी अपनी जगह पे ओके बच्चों, सही है। यस मैम। यस कहना जरूरी नहीं, अगर नहीं समझ लगा फिर बताओ, मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या कहा है। क्लियर है तो आगे चले। यस। हमारी खवातीन चुप हो गई हैं बहुत, किधर गई हैं, थक गई हैं। जी मैम। चले ओके, अब जल्दी से इसको रीड देते हैं। इसके बाद ये वाला हम इधर छोड़ देंगे और हम थोड़ा सा मस्कुलोस्केलेटल करेंगे। अच्छा जी, S1 nerve root compress, loss of ankle reflex. Women have developed a sciatic nerve compression, L4, L5. What will happen? Sciatic nerve compression at L4, L5, L4, L5. तो ये L4, L5 अभी हमने पढ़ा, ये डॉर्सिफ्लेक्शन कराता है, साथ में डिफिकल्ट नी वॉक, जो सॉरी जो हील वॉक, ठीक है। लंबर पेन है, लॉस ऑफ एंकल जर्क है, एंकल जर्क नीचे वाला, वीक एंकल जर्क तो इन्वॉल्व S1। पूरा स्नेरियो देके एंड पे वो कह देता है कि जी मुश्किल है उसको चलना एंकल पे, तो S1। Nerve supply of knee jerk is L3, L4. Person picked heavy weight, then developed posterior thigh pain, loss of ankle jerk, loss of sensation of lateral. तो देखो अभी इसने क्या कहा है, एंकल जर्क भी उड़ गया और लेटरल साइड ऑफ फुट भी चला गया, तो S1। पेशेंट है फॉल है, लेटरल साइड ऑफ फुट है, सेंसेशन लॉस्ट है, एंकल रिफ्लेक्स लॉस्ट है, फ्लेक्सर हेल्यूसिस नर्व लॉस्ट, फ्लेक्सर हेल्यूसिस नर्व लॉस्ट, तो ये कौन सी है आपकी S1। फ्लेक्सर कौन से थे, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट था इंटीरियर लेग में, वैसे पूछ रही हूँ। लेग में पोस्टीरियर है मैम। पोस्टीरियर है, चलो। अच्छा जी, यंग पेशेंट विद पेन इन लोअर लंबर रीजन रेडिएटिंग टू बैक ऑफ द लेग विद हिस्ट्री ऑफ हैवी वेट, ठीक है। लिफ्टिंग ऑन एग्जाम स्ट्रेट लेग टेस्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड एट 30 डिग्री, देयर वाज लॉस ऑफ सेंसेशन इन लेग एंड लॉस ऑफ एंकल जर्क। मैंने कहा ना इतना बड़ा क्वेश्चन करके तो एंकल जर्क लॉस कर देगा, तो S1 करो या फर्स्ट सैक्रल एक ही बात है। रिसेप्टर इन्वॉल्व इन फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, तो फ्लेक्सर्स में कौन से हैं आपके नोसिसेप्टर्स, मुझे बताओ नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं, नॉक्शियस स्टिमुलेशन के लिए होते हैं, इसमें लेमिना कौन सा है, 1। इसमें लेमिना 1 है, ठीक है। और ये लैटरल इनहिबिशन किसका मैकेनिज्म हो जाएगा, कौन से पाथ का, बच्चों जल्दी। DCML पढ़ा नहीं था, लैटरल इनहिबिशन DCML में, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन, स्टीरियोग्नोसिस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, चलो। अच्छा जी, ब्रेन स्टेम नॉट फंक्शनिंग, विच फंक्शन इज स्टिल स्पेयर्ड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम के पार्ट्स कौन से हैं, मेडुला पॉन्स पोन्स, मेडुल मिड ब्रेन। जी, मेडुला पोन्स एंड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। ब्रेन स्टेम डेथ क्या होती है, मैम कंप्लीट जोन सी है जब वो डायसेक्ट हो जाती है। ठीक है। मुझे बताओ कि ब्रेन स्टेम डेथ पे आपका GCS क्या होता है, ऑप्शंस लिखे हैं बताओ। हाँ जी बच्चों, नहीं पता तो बता दो ना, नहीं पता। नहीं पता मैम। GCS कभी भी 0 नहीं होता, इट्स 3, ठीक है। मिनिमम जोन सा 3 है, ब्रेन स्टेम डेथ पे भी आपका ये 3 होगा, ठीक है।
E1, V1, M1, ठीक है, इस तरह होता है। मिनिमम इज 3 एंड मैक्सिमम जो आपका 15, और बाकी फिर इंजरीज के लिहाज से किसी दिन अलग करेंगे। वैसे मुझे जीसीएस याद आ गया। तो बेसिकली जो आपका है ना ब्रेन स्टेम डेथ, जो उसमें क्या होता है, पॉन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बायलैटरल क्या करते हैं, ये पिन पॉइंट पीपल करते हैं पॉन्स की लेगियन से, ठीक है। तो पॉन्स इन्वॉल्व होंगे तो बायलैटरल जो आप वो करते हो जब क्या कहते हैं डेथ हो जाती है, तो डॉल्स आई जिसे कहते हैं कि फुल डायलेटेड नॉन रिस्पॉन्सिव टू लाइट होते हैं पीपल्स, ठीक है। अच्छा जी, तो ब्रेन स्टेम इज फंक्शन नॉट फंक्शनिंग, विच फंक्शन इज स्टिल स्पेयर्ड। तो ब्रेन स्टेम का विड्रॉल रिफ्लेक्स, विड्रॉल क्या है आपका, पोलिसाइनेप्टिक, मल्टीसाइनेप्टिक, या क्या होता है, मल्टीसाइनेप्टिक। मल्टीसाइनेप्टिक, ठीक है। पोलिसाइनेप्टिक या मल्टीसाइनेप्टिक, ठीक है। तो ये आपका है विड्रॉल क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, ठीक है। और विड्रॉल में क्या आपका गोल्जी टेंडन किस तरह आएगा, मैम ये लोकल रिफ्लेक्स आर्च की वजह से जो है ना स्पेयर हो जाते हैं। जी नहीं डॉक्टर तलहा, मतलब मैं वैसे एक जो एमसीक्यू तो नहीं आता है सच, बट जो आपका इन्वर्स स्ट्रेच है ये डायसिनेप्टिक है या पॉलीसिनेप्टिक है। अच्छा पॉलीसाइनेप्टिक होना चाहिए मैडम मैम। पॉलीसाइनेप्टिक है। हाँ पॉलीसिनेप्टिक है, ठीक है। इन रिफ्लेक्स आर्क विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मुझे बताओ कि जो यूरिनेशन का इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो कौन सा सेंटर है। यूरिनेशन में? हाँ जी, मैक्चुरेशन में। देखो अच्छा चलो मुझे बताओ स्टिमुलेशन किसके साथ है। पी करना इज पॉन्स, बच्चों एकदम चलो। अच्छा जी, इनहिबिशन इज बाय मेड्यूला, मिड ठीक है। ब्रेन। मिड ब्रेन या मिड मिड ब्रेन, एम होता है ना, वो मिड्यूला होगा फिर। बच्चों मेड्यूला है, क्या हो गया। अच्छा जी, अभी मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास पैरासिम्पैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक होता है, और एक आपका वॉलंटरी कंट्रोल होता है सोमैटिक। सोमैटिक इज बाय आपका जो था अपना कौन सी थी यार, वो S2 S3 S4, पुडेंडल, पुडेंडल नर्व, ठीक है। जो आपका है ना पैरासिम्पैथेटिक, दैट इज बाय पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ठीक है। और जो सैक्रल है वो आपकी हाइपोगैस्ट्रिक के साथ है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये डेट्रूसल मसल की रिलैक्सेशन करेगा और स्फिंक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है, अल्फा रिसेप्टर से, ठीक है। इसके बाद जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या कराएगा, ये आपकी डेफिकेशन को हेल्प करेगा, इंक्रीज यूरिनेशन करेगा बाय कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्रूसल मसल्स और साथ में रिलैक्सिंग स्फिंक्टर्स। ये सारा मैकेनिज्म है टोटल, ठीक है। चलो, तो patient was diagnosed as a case of cord compression, his lower limb reflexes, ankle reflex, देखो cord compress हो रही है, ठीक है, ankle jerk, patellar reflex was exaggerated। जब रिफ्लेक्स एग्जेजरेट हो, एक नॉर्मल बात बताओ तो क्या होगा, अपर मोटर या लोअर, अपर मोटर। ठीक है। बट हिज बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। अब बाइसेप टेंडन उसका रिफ्लेक्स एब्सेंट है, नीचे कॉर्ड कंप्रेस उसने बताया नहीं लेवल कौन सा है, बट बाकी सारे रिफ्लेक्सेस चले गए हैं, तो फिर टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो कहाँ पे होगा। बेसिकली उसने ना आप लोगों से कुछ नहीं, आपने आपसे एमसीक्यूज में उसने बाइसेप पे आ गया, बाइसेप C5 C6, ठीक है। तो इसलिए इतना नहीं सोचना ये क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, बस वो सिंपल आपसे बाइसेप रिफ्लेक्स पूछ रहा है। अच्छा, नी जर्क इज एन एग्जांपल ऑफ मोनो, ठीक है। नी जर्क इनवॉलेंट्री, ठीक है, नी जर्क आपके कंट्रोल में है। अभी अपने नी पे जरा मारो ना, वो एक जो हम टेस्ट करते हैं, तो कोई कंट्रोल कर सकता है उस मूवमेंट को, नो। ठीक है। तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मोनोसाइनेप्टिक, इनवॉलेंट्री एंड मायोटेक्टिक, ये तीनों चीजें। पुलिसमैन गॉट शॉट, लॉस्ट नी जर्क, ठीक है। रूट वैल्यू क्या है नी जर्क की, L3 4। तो आगे वो पूछते हैं लेकिन है L4। चलो अब आगे चलते हैं, ये जल्दी से देख लेते हैं। अभी मैंने कहा कि इंटरनल जगुलर और सबक्लेवियन बनेंगे, क्या बनाएंगे, ब्रेकियोसेफेलिक, देख ली थी ना ऊपर। यस मैम। ये मैंने अपनी सर्जरी वालों को कराया है। मैंडिबल रीजन में, मैंडिबल के पीछे रेट्रोमैंडिबुलर
और ये एमसीक्यू आता है। जॉइंस विद एक्सटर्नल जगलर, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ठीक है। अभी मैंने पिक्चर नहीं लगाई, बट लेट्स सपोज ये मैंडिबल है, ठीक है। तो मैंडिबल के पीछे से आ रही है और इधर से इंटरनल जो अपना एक्सटर्नल जगलर आ रही है नेक से, ठीक है, ये आ रही है। तो ऑरिकल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर बना रही है ईयर के पीछे, ठीक है। हम जो वो देखते हैं अपना जेवीपी देखते हैं, वो किधर से देखते हैं, इंटरनल से देखते हैं, एक्सटर्नल से देखते हैं। वो जो वेव फॉर्म आ रही होती है ऐसे बढ़ रही होती है जो हम देखते हैं, वो किसकी होती है, ईयर लोब्यूल से। एक्सटर्नल नॉच होता है या मैनिपुलर स्टर्न आई होता है बच्चों? एक्सटर्नल। हम्म, स्टर्नल नोच। पढ़ा रही एक्सटर्नल नॉच, ठीक है। और वेन कौन सी देखी हुई, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। फिर सोच लो, इट्स इंटरनल जगलर बच्चों, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल है, ठीक है। इसको यूं देखो, ये ईयर लोब्यूल है, ये ईयर लोब्यूल है, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी क्या है, ये ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक, यहाँ से आपकी आ रही होती है एक्सटर्नल जगलर वेन, और ये आगे की तरफ आपकी आ रही है इंटरनल जगलर, और इस दोनों के दरमियान जा रहा है मसल एक, जिसे हम कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। एक्सटर्नल ये आपकी ऊपर बाहर एक्सटर्नल पड़ी हुई है और अंदर की तरफ इंटरनल पड़ी हुई है, ठीक है। इसके सामने से चली जाएगी और इसके पीछे से आएगी। तो ये वाला जो लैंडमार्क है ना, ये इंटरनल जगलर, ये वाली, इसको यहाँ से तो आपका जो स्टर्नल नॉच है वहां तक आप मेजर करते हो, और एंगल क्या होना चाहिए, 45 या क्या? बताओ, 45 डिग्री पे। और ये बताओ कि ये किसका बता रहा होता है, राइट एट्रियल प्रेशर बता रहा होता है, राइट लेफ्ट एट्रियल? राइट एट्रियल। Right atrial. Nuclear venous pressure, which reflects right atrial pressure, central venous pressure, is estimated by examining the internal jugular veins. Would you not recommend using the external jugular vein pulsation to estimate central venous pressure because valve in these veins may lead to inaccurate readings? ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनल और एक्सटर्नल का। तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल को करना है आपने, ठीक है। 45 डिग्री आपने हेड एंड एलिवेट करना है। और इसके फीचर्स क्या हैं कि ये नॉन पेल्पेबल होती है, ठीक है, और रेडिली ऑक्लू जो जेवीपी की बात कर रहा है, ठीक है। हाउ टू टेल जेवीपी फ्रॉम कैरोटिड पल्स के कैसे है, तो इसका एक निमोनिक है पोलिस, मेडिसिन वालों के लिए, ये हमें ज़रूरत नहीं है सर्जरी वालों को। तो पेल्पेबल इज नॉन पेल्पेबल, ऑक्लूजन में है रेडिली ऑक्लूडेड, लोकेशन बिटवीन हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड लैटरल टू कैरोटिड, इंस्पायरेशन में ड्रॉप्स विद इंस्पायरेशन, कंटोर है कि पाइफेस एक फॉर्म होता है उसका, और पोजीशन क्या है, ड्रॉप्स व्हेन सिटिंग इरेक्ट, ठीक है। ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में पिक्चर इसकी। अच्छा चलो, आपका जेवीपी हो गया, और हमने ये कर लिया कि ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर की बात कर रहा था कि रेट्रो जो सा आपका है बिहाइंड द जो आपका ईयर, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर है, रेट्रो मैंडिबुलर के साथ बनेगा। तो ये मैंडिबल बनाया था मैंने इधर, ठीक है, ऐसे मैंडिबल। तो यहाँ से नीचे से आपकी क्या आ रही थी, ये वाली एक्सटर्नल वाली, और इधर जो मैंडिबल से आ रही थी वो मैंडिबुलर थी। ये दोनों मिलकर ईयर के पीछे आपका पोस्टीरियर ऑरिकुलर बनाएगा। तो रेट्रोमैंडिबुलर फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ सुपरफिशियल। अच्छा, अब वो रेट्रोमैंडिबुलर का आगे से पूछ रहे हैं, तो रेट्रोमैंडिबुलर किस तरह बनेगा, सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन, ठीक है। तो ये मैंडिबल के साथ सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी। अब यूं याद रखो, मैंडिबल तो ऑफ्थेल्मिक की ट्राइजेमिनल की डिवीजन है, मैक्सिलरी, ऑफ्थेल्मिक और मैंडिबुलर। ऑफ्थेल्मिक के साथ इधर साइड पे टेम्पल पड़ा हुआ है ना, तो टेम्पोरल, टेम्पोरल और मैक्सिलरी, ये दोनों मिलकर
आपके मैंडिबुलर में आएगी। सुपरफिशियल टेम्पोरल, अब वो यहाँ पे कंफ्यूज करता है, सुपरफिशियल टेम्पोरल है, सुपीरियर टेम्पोरल है, तो ये दोनों चीजें। पोर्टल वेन अभी बताया कि स्प्लेनिक और मेसेंटेरिक, ठीक है, तो बिहाइंड नेक ऑफ पैंक्रियाज। तो इंटरनल जुगुलर वेन स्टार्ट फ्रॉम एयर लोब्यूल टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो भी हमने किया आपकी सबक्लेवियन वाला जो अपना ये जॉइंट था जेबीपी के लिए। ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन। ब्रेकियोस्फेलिक, सबक्लेवियन एंड इंटरनल जुगुलर। नीचे भी उसने कहा हुआ है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सबक्लेवियन आर्टरी। हाँ जी, ये क्या बता रहा है? राइट साइड पे क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे, तो ये सब ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट। राइट। कहाँ से आ रहा है ये, आर्च ऑफ एओर्टा से या कहाँ से? आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है। इंफीरियर थायराइड ब्रेकियोस्फेरिक वेन में एक्सिलरी वेन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी वेन किस तरह बनती है? ब्रेकियो बेसिलिक वेन एंड वेना कमिटेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ ब्रेकियल वेन। बस ये यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। आगे नीचे वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर ये मैं पिक्चर्स के साथ कराऊंगी। अच्छा बच्चों, यहाँ तक आज हमने की है, इसमें किसी को कोई मसला न्यूरो का?